सो लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल 17 तक कवर कर लिया था। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल 18 से। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल 18 में दिया क्या गया है। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। कहा गया है कि एक हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, इस तरीके से दिया गया वो नंबर कि उसकी जो डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है, वो है 14। इफ 45 इज एडेड टू दैट नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर। ये CBSE 2005 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 2 डिजिट नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए जैसे इसके अंदर कहा गया है एग्जाम्पल 18 में, इसमें कहा गया है कि 2 डिजिट नंबर की बात करी गई, तो हम बोल देते हैं कि लेट द 2 डिजिट नंबर भी XY, इस तरीके से। ठीक है, यह हमारे पास 2 डिजिट नंबर हो गया जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 10x + y। अब आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके सामने 2 डिजिट नंबर की बात हो तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट नहीं करना है। ये मैं आपको समझाने के लिए प्रेजेंट करता हूँ इस तरीके से डिजिट। जब भी आप लिखा करें तो आप हमेशा इस तरीके से लिखना कि उसकी 1st डिजिट है y और 10th डिजिट है x। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि लेट द 10th डिजिट इज x एंड देन 1st डिजिट इज y। फिर उसके बाद आप इस तरीके से उसको डिनोट कर देना। ठीक है, तो ये था हमारे पास 2 डिजिट नंबर। अब इसमें कहा क्या गया है कि इसकी जो डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन है वो कितना है, वो इसमें देखिए कितना दिया गया है। द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। तो इसका मतलब ये है कि इसकी डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन 14 है। मतलब ये है कि x × y = कितना है, 14। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। एक्चुअली में ये इक्वेशन नहीं होगा, ये तो इसका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये एक फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन उन्होंने क्या कहा था कि अगर इसी नंबर के अंदर हम 45 को ऐड करें तो हमारे पास जो डिजिट्स है वो इंटरचेंज हो जाती हैं। मतलब ये हो जाता है कि जो 1st प्लेस वाला था वो 10th प्लेस पे आ जाएगा और 10th प्लेस वाला जो था वो 1st प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि इस तरीके से प्रेजेंट आप मत करना। आपको कैसे प्रेजेंट करना है, जैसे हमने देखा कि यहाँ पर अगर हम 45 को ऐड करेंगे तो डिजिट्स इंटरचेंज हो गई, तो आप डायरेक्टली इस तरीके से लिखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये हो जाएगा 10x + y, ये ओरिजिनल नंबर है, उसके साथ हमने 45 को ऐड किया, फिर उसके डिजिट्स इंटरचेंज हो गए। डिजिट्स इंटरचेंज होने का मतलब ये है कि 1st प्लेस वाले पे अब 10th प्लेस वाला आ गया, मतलब 1st प्लेस वाली जो डिजिट थी वो 10th प्लेस पे आ गई। तो हम ये बोल सकते हैं कि वो डिजिट्स इंटरचेंज होने की वजह से ये हो जाएगा 10y + x। ठीक है, इस तरीके से। तो ये पार्ट आप मत लिखना जब आप एग्जाम में डिनोट करें। ठीक है, मैं आपको लेकिन समझा रहा हूं, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूं कि किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये पार्ट आपको क्लियर हो गया कि डिजिट्स इंटरचेंज होने के बाद इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसको इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा। अगर हम x को इधर ले आते हैं तो ये 10x - x और ये कितना हो जाएगा +y - 10y + 45 = कितना हो गया, 0। ठीक है, अब यहाँ पर 10x - x कितना हो गया, 9x, y - 10y कितना हो गया, -9y + 45 = कितना हो गया, 0। अब 9 अगर हम इसमें पूरे में कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, x - y + कितना हो गया 5 = कितना हो गया, 0। 9 को हम इधर ले जा सकते हैं तो ये हो जाएगा x - y + 5 = 0/9। तो ये यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। x - y + 5 = कितना हो गया, 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से हम क्या कर सकते हैं कि y की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि y = कितना हो गया, 14/x। अगर हम x को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा y = 14/x। इसको आप रिप्लेस कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर ये आ जाएगा x - 14/x + 5 = 0। अगर हम पूरे में x को एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पर 1 था, यहाँ पर भी 1 था, तो ये अगर पूरे में x एलसीएम आएगा तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, x² और ये कितना रहेगा, -14 और ये कितना हो जाएगा, +5x। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों में यहाँ पर 1 था। अगर डिनोमिनेटर में x क्रिएट करना है तो ऊपर भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी, इसमें भी ऊपर x से मल्टीप्लाई, नीचे भी x से मल्टीप्लाई, इसलिए 5x हो गया और ये x² हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब x इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² - 14 + 5x = 0। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक प्रॉपर ऑर्डर के फॉर्म में, x² + 5x - 14 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए इसके अंदर कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक है श्रीधराचार्य मेथड जिसको हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है,
एक मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से क्या करते हैं हम, पहले तो हम ये देखते हैं कि ऐसे दो नंबर हमें मिलने चाहिए जिसमें जिनका जो सम है वो इस टर्म के बराबर हो, दैट इज़ +5, और जिनका जो प्रोडक्ट है उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो इसके कोफिशिएंट और साथ में इसके, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो। तो यहाँ तो कोफिशिएंट में 1 है तो उससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा हमें, तो यहाँ पर ही आ जाएगा माइनस का 14। तो प्रोडक्ट -14 होना चाहिए, सम +5 होना चाहिए। अब ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 7 और माइनस का 2, प्लस का 7 और माइनस का 2, ये दोनों नंबर सुटेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर हम इस तरीके से रखते हैं तो +7 - 2 कितना हो जाएगा, +5, और +7 मल्टीप्लाइड बाय -2 कितना होगा, माइनस का 14। तो ये दोनों नंबर्स प्रॉपर नंबर हैं। तो इसको हम स्प्लिट कर देंगे +7 में, +7x में और माइनस का 2x में। तो ये कितना हो गया, इस तरीके से हो गया। इसमें आप कॉमन ले सकते हैं x, तो यहाँ पर ये आ जाएगा x + 7, क्योंकि इसमें से भी हमने x ले लिया, इसमें से भी x ले लिया। यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा 7। अब आप देखिए यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों में ही अगर आप -2 को कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, इस तरफ बचेगा x और इस तरफ क्या बचेगा, प्लस का 7 = 0, ठीक है। अब इस पूरे केस में x + 7 हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x + 7। तो अब यहाँ पर क्या बचा, अगर x + 7 अगर आप बाहर ले जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ पर क्या बचेगा, x + 7 हम बाहर ले गए तो ये हो जाएगा माइनस का 2 = 0। अगर इसको हम 0 से इक्वेट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 7। अगर हम इसको 0 से इक्वेट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2। अब आप देखिए हमने क्या कहा था कि एक जो नंबर है वो 2 डिजिट नंबर है x और y के फॉर्म में, ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि जब हम डिजिट की बात करते हैं तो डिजिट 0 से लेकर 9 के बीच में ही तो लाई करेगी। डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, 9 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, 0 1 2 3 से लेकर 9 के बीच में कोई ना कोई डिजिट हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब सिर्फ यही आंसर होगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 2। अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो y कितना होना चाहिए, अभी हमने लास्ट वाले केस में देखा था कि y की वैल्यू कितनी थी, 14/x। तो यहाँ पर मतलब ये कितना हो जाएगा, y = 14/x, दैट इज़ 14/2। तो ये कितना हो गया, ये इससे कैंसिल आउट होकर बचेगा 7, तो यहाँ पर 7 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई 7। अब ये x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 7, तो टोटल नंबर क्या हुआ, ये एक्स वाई के फॉर्म में था, तो इसका मतलब ये नंबर कितना हो जाएगा, 27, ये नंबर है, ठीक है। अब एग्जाम में आपको किस तरीके से करके दिखाना है, ये आपके पास x आ गया, ये आपके पास y आ गया, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या था, 10x + y। इस तरीके से आपको एग्जाम में दिखाना है कि ये 10x + y हमारा नंबर था, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 × 2 + 7, दैट इज़ 10 × 2 20, 20 + 7 कितना हो गया, 27। ये आंसर है, इतना आंसर है। इतना क्लियर हो गया किस तरीके से हमें निकालना था इसको, किस तरीके से इसको सॉल्व करना था। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 18 में ज़्यादा कुछ खास नहीं दिया गया था, बस एक बेसिक क्वेश्चन था ये, और ये CBSE में आया हुआ था क्वेश्चन, तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, इसमें देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड द ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। तो एक काम करते हैं, पहले हम 2 डिजिट नंबर की बात कर लेते हैं। ये आपके पास 2 डिजिट नंबर है इस तरीके से, x और y, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10x + y। स्टेटमेंट आपको ये लिखनी है कि आपके पास 10 डिजिट का 10 डिजिट वाली जो वैल्यू है वो है x, और 1 डिजिट वाली जो वैल्यू है वो y है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं 10x + y, ये आपके पास नंबर है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये क्या कहा गया, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। मतलब ये है कि ये जो 2 डिजिट नंबर है, ये नंबर किसके 4 टाइम्स है, सम ऑफ इट्स डिजिट्स, सम ऑफ इट्स डिजिट्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है 10x + y = कितना है, 4 टाइम्स ऑफ x + y। इतना क्लियर हो गया। अब इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। यही नंबर इसकी जो डिजिट्स का प्रोडक्ट है उसके ट्वाइस है, एंड दिस नंबर इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, x × y। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, बस इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर देना है।
उसी से आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। इक्वेशन 1 को एक बार सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। 10x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 4x प्लस 4y। 4x को इधर ले आते हैं और y को इधर ले जाते हैं, तो यहाँ पर 4x आएगा, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 4x इज इक्वल टू 4y माइनस वाई। 10x माइनस 4x कितना हो गया, 6x, और ये कितना हो गया 4y माइनस वाई, तो ये हो गया 3y। 3 और ये 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 2, तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू वाई, और वी कैन से दैट y इज इक्वल टू 2x। ये फर्स्ट पार्ट आ गया, फर्स्ट इक्वेशन इस तरीके से सिंप्लीफाई होकर आ गई। ठीक है, अब आप देखिए सेकंड इक्वेशन में क्या दिया गया था, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था, 2 टाइम्स ऑफ x इंटू वाई, यही था। अब y की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, x 2 टाइम्स ऑफ x लिख सकते हैं, तो इसी इक्वेशन से बस इसमें सब्सटीट्यूट करके देख लीजिए। तो यहाँ पर ये कितना आएगा, 10x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई, 2x, और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो गई, ये भी हो जाएगी 2x। ठीक है, तो ये मतलब इस तरीके से मल्टीप्लाई हो गया। तो आप देखिए यहाँ पर ये 10x प्लस 2x कितना हो गया, 12x, और ये कितना हो गया, ये हो गया 2 इंटू 2 4, और ये कितना हो गया x स्क्वायर 4, और ये 12 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3, तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें x कैंसिल आउट नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी वेरिएबल कैंसिल आउट करने की जगह उसको प्रॉपर सॉल्व करिए। तो ये 3x को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। इसमें आप x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अगर इस x को हम 0 से इक्वेट करेंगे तो आंसर आएगा 0। अगर इस पार्ट को हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3। अब आप देखिए x क्या 0 हो सकता है या 3 हो सकता है। मैंने आपको लास्ट केस में बताया था कि 0 से लेकर 9 तक डिजिट कोई सी भी हो सकती है, लेकिन इस केस में x क्या 0 हो सकता है, आप खुद सोच के बताइए। ठीक है, अब चलिए अगर आपने ये सोच लिया है तो मैं आपको बताता हूँ कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। अब मैं रीज़न बताता हूँ क्यों नहीं हो सकती है। आपने कहा था कि यहाँ पर 2 डिजिट नंबर है, अगर x 0 हो गया तो ये नंबर 1 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो 2 डिजिट नंबर रहा ही नहीं। और हमें जब 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि 1s प्लेस वाली जो डिजिट है वो तो 0 हो सकती है, लेकिन 10s प्लेस वाली डिजिट 0 नहीं हो सकती है। तो एक्चुअली में x की जो वैल्यू है वो 0 से 9 के बीच में नहीं, 1 से लेकर 9 के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर x की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं हो सकती है। अदरवाइज अगर वो 0 हो गई तो वंस डिजिट नंबर हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर रहेगा नहीं। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब x की वैल्यू 3 आ गई तो y कितना था, y था हमारे पास 2x इसी इक्वेशन से, तो y की वैल्यू 2x है, तो मतलब कितना आ गया, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 3 दैट इज 6। तो इसका मतलब जो हमारे पास 2 डिजिट नंबर था x y के फॉर्म में वो कितना हो जाएगा, 3 और 6, तो ये 36 नंबर है। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स कितना था 3 प्लस वाई मतलब 6, तो ये 3 इंटू 10 कितना हो गया 30 प्लस 6 दैट इज 36। ये आंसर है। इतना क्लियर है। तो ये पार्ट क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमें इसको नोटिस करना था, और इसमें बस एक पर्टिकुलर पार्ट था कि ये क्यों नहीं हो सकता है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें बहुत ईजी थी, आराम से आप सॉल्व कर सकते थे इसको। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं उसमें दिया क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 20 एग्जाम्पल 20 में देखिए क्या कहा गया है। यहां पर कहा गया है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 इफ 2 इज एडेड टू बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बेसिकली एक फ्रैक्शन की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी, हम इसको बात कर देते हैं इस तरीके से, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स एंड वाई, एक्स वाई, इस तरीके से आप फ्रैक्शन ले लीजिए। अगर आप इस तरीके से नहीं लिखते हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं लेट द न्यूमरेटर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन बी एक्स। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर पार्ट हो गया एक्स, फिर लेट द डिनोमिनेटर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन बी वाई एंड द टोटल फ्रैक्शन इज एक्स बाय वाई। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्टली फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख के दिखा दिया है। ठीक है, अब कंडीशन क्या कही गई है, फर्स्ट केस क्या है, कंडीशन ये कहा गया है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 इफ 2 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। में बेसिकली कहा गया है कि अगर इस फ्रैक्शन में दोनों में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 को हम ऐड कर देंगे तो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, 1/3। ये फर्स्ट केस है। ठीक है, इफ यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, इफ 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द टोटल फ्रैक्शन विल बिकम x + 2 डिवाइडेड बाय y + 2।
एंड दिस वन इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से लिख कर देना पड़ेगा कि अगर हमने 2 ऐड किया तो टोटल फ्रैक्शन क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया था क्वेश्चन नंबर 20 में ना, इफ 3 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन इट विल बिकम 2/5। अगर दोनों में 3 ऐड कर दिया, ये तो केस 1 था, एक सिनेरियो 1 था, ये केस 1 था। अब केस 2 क्या कहा गया है कि अगर हमने इसमें 3 ऐड कर दिया, दोनों में ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दिया, तो ये जो फ्रैक्शन है वो बन जाएगा 2/5। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन है, एक ये फ्रैक्शन है। अब हमें क्या करना है, इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखिए कि यहाँ पर अगर हम इस फ्रैक्शन की बात करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, 3 × 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 5 + 2 × 1 कितना हो जाएगा, y + 2। तो यहाँ पर ये हो गया 3x माइनस का y प्लस 6 माइनस का 2 = 0। तो यहाँ पर ये हो गया 3x माइनस y प्लस 4 = 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं। 5 को और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 5 × x कितना हो जाएगा, 5x। 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × y कितना हो गया, 2y। 2 × 3 कितना हो गया, 6। तो इस पूरे पार्ट को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 15 माइनस का 2y माइनस का 6 = 0। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 5x माइनस 2y। 15 माइनस 6 कितना हो गया, 9 हो गया। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब आप देखिए कि यहाँ पर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन से भी। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप दोनों से कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। रीज़न क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास कोई भी कोफिशिएंट ऐसा है कि उसमें सिर्फ 1 कोफिशिएंट आ रहा है, मतलब जैसे यहाँ पर y की कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम सब्स्टिट्यूशन से। तो y को आप राइट साइड पे ले जाइए, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 = y। ये माइनस का y था, यहाँ पर प्लस का y हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि y की वैल्यू कितनी हो गई, 3x प्लस 4। इस y की वैल्यू को आप सेकंड इक्वेशन में रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस नहीं सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5x माइनस 2 × कितना हो गया, 2 × हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 3x प्लस 4, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास 3x प्लस 4 थी, प्लस 9 = कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5x माइनस का 2 × 3 कितना हो गया, 6x। 2 × 4 कितना हो गया, माइनस का 8 प्लस 9 = 0। ये -8 इसलिए हुआ क्योंकि बाहर माइनस था। अब आप देखिए 5x माइनस x कितना हो गया, -x कितना हो गया, माइनस का x। अब ये माइनस का 8 प्लस का 9, तो ये प्लस का 1 हो गया = 0। x अगर हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 = x। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इतना क्लियर हो गया। अब x की वैल्यू 1 आ गई तो हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे, इसमें आप x की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 × 1 + 4। तो ये कितना हो गया, 3 + 4। 3 + 4 कितना हो जाता है, 7। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 7। सो आपसे पूछा क्या गया था, फ्रैक्शन की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पर फ्रैक्शन क्या है, x/y। तो आप ये बोल सकते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x/y दैट इज इक्वल टू 1/7। ये आंसर है। अब स्टेटमेंट आपको लिखना आना चाहिए कि किस तरीके से कौन सी स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, मैं आपको एक आध क्वेश्चन में बता ज़रूर दूंगा। जब हम एक्सरसाइज में बात करेंगे तो कुछ क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, ताकि आपको उसका भी आइडिया लग जाए। लेकिन ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को टैकल करना था। अब ये क्वेश्चन अगर क्लियर हो गया है तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए 21 क्वेश्चन में कहा गया है कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द ट्वाइस द डिनोमिनेटर। बेसिकली सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट द फ्रैक्शन बी, ठीक है, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। ठीक है, मैं इस तरीके से डायरेक्टली लिख रहा हूँ। अगर आप लिखना चाहें लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी y एंड द टोटल फ्रैक्शन इज x/y, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब कहा क्या गया है, अब हम सिनेरियो पे आ जाते हैं। द सम ऑफ न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द डिनोमिनेटर। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये किसके इक्वल है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स द क्या था इसमें, इस 3 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द डिनोमिनेटर, मतलब ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर से 3 कम है।
डिनोमिनेटर से 3 कम है, 3 लेस देन द ट्वाइस द डिनोमिनेटर, ठीक है, ये बात है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये हो गया x प्लस वाई, क्योंकि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कितना हो गया x प्लस वाई, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर कितना है y, तो ये 2y माइनस का 3। इस पूरे पार्ट को अगर आप लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस का 2y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। y माइनस 2y कितना हो गया, ये हो जाएगा माइनस का y, और ये प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए कि ये तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम सेकंड इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, इफ़ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, अगर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिक्रीज कर दिया 1 से तो द फ्रैक्शन विल बिकम, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इफ़ सेकंड क्वेश्चन सेकंड सिचुएशन क्या है, इफ़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर is decreased by 1, the new fraction obtained will be, या obtained is लिख देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इफ़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो x माइनस 1 y माइनस 1 इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर x माइनस 1 वाई माइनस 1, ये तो था कि नया फ्रैक्शन है, लेकिन उस नए फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है, वैल्यू इसमें कितनी दी गई थी, यहाँ पर वैल्यू कही गई थी कि जो नया फ्रैक्शन है वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 1/2। तो हम ये बोल सकते हैं ये हो गया 1/2, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, लेकिन इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई करके फिर सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 इंटू एक्स कितना हो गया 2x, और यहाँ पर 2 इंटू 1 कितना हो गया माइनस का 2 हो गया ये, और ये y इंटू ये y माइनस 1 डायरेक्टली ऐसा आ जाएगा क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ रहेगा। अब इस पूरे पार्ट को हम इस साइड पे ले जाते हैं, लेफ्ट साइड पे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का y, ये माइनस का 2 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब आप अगर चाहें तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर लीजिए, अगर आप चाहें तो यहाँ पर एलिमिनेशन से कर लीजिए, दोनों से आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, एलिमिनेशन अप्लाई कर लेते हैं। तो इसमें से हम फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई माइनस का माइनस नहीं प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। जब हम माइनस करते हैं तो डिनोमिनेटर में जो भी इक्वेशन है उसके सब के साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस वाई, ये प्लस वाई, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये 2x माइनस एक्स कितना हो गया, x हो गया, -1 और -3 कितना हो गया, माइनस का 4 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू कितना हो गया 4। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए कि यहाँ पर x की वैल्यू 4 आ गई। अब देखते हैं y कितना आएगा। किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू का आप रिप्लेस कर दीजिए। मान लेते हैं कि हमने क्या करा, इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। x की वैल्यू थी 4, 4 माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। y इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 4 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया प्लस का y। तो यहाँ पर ये हो गया 7 इज इक्वल टू y। तो मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि भाई हमारे पास टोटल फ्रैक्शन कितना आया, फ्रैक्शन था x बाय वाई, तो वो x बाय वाई की वैल्यू कितनी हो गई 4/7। ये आंसर है। इतना क्लियर हो गया किस तरीके से इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। अब आप देखिए ये क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया किस तरीके से इसको देखना था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 21 तो हमारा डिस्कस हो गया, अब हम 22 पे आ जाते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या कहा गया है, इन अ गिवन फ्रैक्शन इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 5। अच्छा, इसमें भी वही बात है फ्रैक्शन की। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर भी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले इसको इस तरीके से लिख देंगे कि लेट द फ्रैक्शन बी। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 में भी लेट द फ्रैक्शन बी। तो ये फ्रैक्शन कितना आ गया x एंड y, x बाय वाई। इसमें क्या कहा गया है, सबसे पहली सिचुएशन क्या कही गई है, यहां पर कहा गया है कि इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 5। इफ न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 5, मतलब हमने क्या करा, न्यूमरेटर को तो 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर में क्या किया हमने, डिनोमिनेटर में 5 डिक्रीज कर दिया, मतलब
सब्ट्रैक्टेड बाय 5, या यहाँ पर क्या कहा गया था, इज रिड्यूस्ड बाय 5, तो मतलब सब्ट्रैक्टेड बाय 5 ही है, ठीक है। वी गेट 6/5, इसका मतलब ये है कि ये जो टोटल वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, 6/5। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए कि यहाँ पर बट इफ द न्यूमरेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 8 एंड डिनोमिनेटर इज डबल्ड, मतलब अगर हमने क्या करा, न्यूमरेटर को क्या कर दिया, इस न्यूमरेटर में हमने इंक्रीज कर दिया 8 से, ठीक है। फिर उसके साथ साथ हमने क्या करा है कि डिनोमिनेटर को कर दिया, इस पूरे डिनोमिनेटर को डबल कर दिया, ठीक। इसमें कहा गया है कि वी गेट 2/5, ठीक है। तो हमें 2/5 मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो टोटल वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2/5। अब ये कहा गया है कि फाइंड द फ्रैक्शन। ये फर्स्ट केस दिया गया है, ये सेकंड केस है। मैंने इसमें कोई स्टेटमेंट बना के नहीं दिखाई है, लास्ट वाले केस में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से स्टेटमेंट बनानी है। तो यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है वो कंडीशन करके आपके पास ये एक आपके पास फ्रैक्शन आएगा, और उस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी थी, 6/5। तो आपको ये स्टेटमेंट आपको खुद लिखनी है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 को एक काम करिए, इस 6 को भी तो हम 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 3, तो ये हो जाएगा x/y-5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5x, और ये 3 इंटू y-5 दैट इज 5x इज इक्वल टू 3y माइनस का 15। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, ये पूरा पार्ट जो राइट साइड वाला पार्ट है इसको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y प्लस 15 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, 5 इंटू 8 कितना हो गया, 5 8 40 हो गया। 2y को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से, तो ये हो जाएगा 4y। अब 4y को अगर हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4y प्लस 40 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। इसमें हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसके कोफिशिएंट दोनों के सेम है। तो आपको करना क्या है, आपको बस करना होगा सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, या फर्स्ट में से सेकंड को कर दीजिए, जो भी आपको ठीक लगे उसी को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर 5x माइनस 4y प्लस 40 इज इक्वल टू 0, और ये फर्स्ट इक्वेशन 5x माइनस 3y प्लस 15 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। नीचे वाली जितनी भी इक्वेशन है उसके सबके साइन चेंज होंगे, तो यहाँ पर प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस और ये 5x प्लस का, ये 5x माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। माइनस का 4y प्लस का 3y, तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का y। अब ये कितना है 40 और ये कितना है 15, 40 माइनस 15 कितना हो गया, तो यहाँ पर ये हो गया प्लस का 25 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। ठीक है। अब y को अगर हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का y यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो ये प्लस का y आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 25। इतना क्लियर हो गया। ये तो थी y की वैल्यू, लेकिन हमें निकालनी है x की वैल्यू भी। अब x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस का 3 इंटू कितना हो गया, 25 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये हो गया 5x माइनस 75 बिकॉज 3 इंटू 25 इज इक्वल टू 75 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 5x माइनस 75 प्लस 15 कितना होता है, ये हो जाएगा माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। सो 5x इज इक्वल टू कितना हो गया, प्लस का 60। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम इसको 5 से कैंसिल आउट करें तो ये कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा 12। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 12। तो x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 25। लेकिन हमें तो फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन क्या था, x बाय वाई, तो इसकी वैल्यू आ गई 12/25। ये है हमारा आंसर। इतना क्लियर हो गया किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो आपका आंसर आ चुका है। इसमें हमारे पास बस 2 इक्वेशन थी, जो हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ें दी गई थी उसी से हमने इक्वेशन बनाई, बस उसके बाद उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है। इसमें सॉल्यूशन पार्ट इतना ज़्यादा लेंदी नहीं था और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी नहीं था। तो अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 23 पर। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 23 में दिया क्या गया है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 5 years ago A was thrice as old as B and 10 years later। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, जो भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो सबसे पहले जब भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाए तो इसमें आपको ये हमेशा करना है कि सबसे पहले तो प्रेजेंट एज निकालिए। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए
इज इक्वल टू एक्स और साथ में लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो गया वाई। सबसे पहले तो आप प्रेजेंट एज ले लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये कहा गया है 5 years ago ए वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज बी एंड देन 10 years लेटर। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप सिचुएशन बनाइए 5 years ago, 5 years ago 5 साल पहले क्या हुआ था, द एज ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। 5 साल पहले तो इसकी एज कितनी होगी, 5 साल कम होगी, तो इसका मतलब एक्स माइनस 5 हो गया। एंड द एज ऑफ बी इज इक्वल टू वाई माइनस 5 years ago तो यही होगा। और इसमें कंडीशन क्या कही गई है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन के हिसाब से क्या कंडीशन है, ए वॉज 3 times एज ओल्ड एज बी, मतलब ए वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज बी। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि भाई ए वॉज मतलब ये ए की एज है, ये 3 times है किसके, बी की एज से, वाई माइनस 5, ठीक है। ए वॉज 3 times एज ओल्ड एज बी, इतना क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस का कितना हो गया 15। यहाँ पर ये हम पूरे इस पार्ट को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 5 माइनस 3y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स माइनस 3y माइनस 5 प्लस 15 कितना हो गया प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। इतना क्लियर हो गया। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि इस पार्ट में मैंने यहाँ पर 5 years ago किया था, फिर उसके बाद दूसरी सिचुएशन को मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। जब आप एग्जाम में इसको प्रेजेंट करेंगे तो आपको क्या करना है, 5 years ago वाली आपने सिचुएशन पूरी यहाँ पर ड्रॉ कर दी, फिर 10 years ago वाली जो सिचुएशन है उसको आप नीचे ड्रॉ करना। बस इसके अंदर क्या है कि स्पेस इतना ज़्यादा आता नहीं है कैमरा में, तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ इस पार्ट को इसमें इस तरीके से मैं पार्टीशन करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये क्या कहा गया है, 10 years लेटर ए शल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। 10 years लेटर, 10 years लेटर, 10 years लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर द एज ऑफ ए विल बी एक्स प्लस 10। ऑब्वियस ही बात है 10 साल बाद तो इसमें ऐड होगी ना एज, ठीक है। द एज ऑफ बी विल बी वाई प्लस 10। बेसिकली द भी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एज ऑफ ए एज ऑफ बी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कहा क्या गया है कि 10 years लेटर ए शल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, मतलब ए की वैल्यू 2 times होगी। ए शल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, दैट इज वाई प्लस 10, ठीक है। ये 10 साल बाद की कहानी है, तो इससे भी आप इक्वेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर ही आ जाएगा एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। इस पूरे पार्ट को आप लेफ्ट साइड पे ले आइए, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा x माइनस 2y, और यहाँ पर ये हो गया प्लस का 10 माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 2y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये पार्ट हो गया, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा, तो ये हो गया x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये हो गया x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमें माइनस करना है, तो मतलब इसके सबके साइन चेंज होंगे, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। x और माइनस x कैंसिल आउट हो गए, माइनस का 3y प्लस का 2y, तो ये हो गया माइनस का y। अब ये देखिए ये प्लस का 10, ये भी प्लस का 10, तो ये प्लस का 20 हो गया इज इक्वल टू 0। y को हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू y, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि y कितना आ गया 20। तो प्रेजेंट एज ऑफ b कितना आ गया 20 आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें किसका वैल्यू निकालनी है, दोनों की निकालनी है या इसकी निकालनी है, एक की। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एजेस ऑफ a एंड b, दोनों की निकालनी है हमें। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट एज तो b की आ गई है, अब हमें a की निकालनी है। तो इस वाली इक्वेशन में हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू कितना हो गया 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये हो गया x माइनस 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज x माइनस 60 प्लस 10 कितना हो गया माइनस का 50 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये हो गया x इज इक्वल टू कितना 50, ठीक है। तो ये है प्रेजेंट एज ऑफ a और प्रेजेंट एज ऑफ b। तो यहाँ पर आपको बस स्टेटमेंट और लिखनी है कि द प्रेजेंट एज ऑफ a इज इक्वल टू, यहाँ पर ही हो जाएगा 50 और प्रेजेंट एज ऑफ b इज इक्वल टू 20।
20 ईयर्स और 50 ईयर्स। इतना क्लियर हो गया। अब आपके पास अगर ये पार्ट क्लियर हो गया है तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका मैं आपको रीज़न बता दूंगा क्यों इंटरेस्टिंग है। देखिए ये 24 क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या कहा गया है, अ मैन्स एज इज 3 टाइम्स द, अच्छा, अ मैन्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स। एक आदमी की उसके 3 टाइम्स एज है, उसके दोनों बच्चों के जो एजेस का सम अगर करके हम निकालेंगे उसका 3 टाइम्स है इसकी। आफ्टर 5 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन्स। तो 5 साल के बाद इसने कंडीशन बताई है। फिर उसके बाद कहा गया है कि फाइंड द एज ऑफ द मैन। अब देखिए इसमें आप एक चीज़ सोचिए कि अगर आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली बात तो ये आएगी कि आपको सबसे पहले मैन की एज निकालनी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद उसके दोनों बच्चों की एज निकालनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे कि अगर मैन की आपने एज एक्स ले ली, एक अगर बच्चे की आपने एज वाई ली और दूसरे बच्चे की आपने एज ले ली जेड, तो आपके पास 3 वेरिएबल आ गए। जो भी इक्वेशन बनेगी वो 3 वेरिएबल के फॉर्म में बनेगी। हम तो 3 वेरिएबल का इक्वेशन अभी हमने सॉल्व करना सीखा ही नहीं है, तो हम इसको कैसे करेंगे। अब आप इसमें एक चीज़ नोटिस करना कि यहाँ पर क्या कहा गया है, हर सिचुएशन में यही कहा गया है कि द सम ऑफ द एजेस, द सम ऑफ द एजेस। तो एक काम करिए कि सम ऑफ द एज को आप ले लीजिए कॉमन पार्ट। भाई आप दोनों बच्चों की एज को अलग अलग क्यों ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप दोनों बच्चों की एज को अलग अलग लोगे तो उसके बाद y प्लस जेड को भी आप रिप्लेस ही करोगे। जो आपके पास इक्वेशन बनकर आएगी ना उसमें भी आप y प्लस जेड को ना किसी एक नंबर से रिप्लेस करोगे ही। तो इससे अच्छा ये है कि आप इसको पूरे को ऐसे ना लेकर इस तरीके से ले लीजिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी द प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज इक्वल टू एक्स, और साथ में लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, यहाँ पर लेट द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ हिज सन्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y, ठीक है। अब आप देखिए ये हो गया x, ये हो गया y। अब आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का, इसके अंदर जो भी कंडीशन दी गई है उसी के हिसाब से आपको डिस्कस करना है। इसमें कहा क्या गया है, इसमें कहा गया है कि अ मैन्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स। मतलब इसकी जो एज है, इस आदमी की जो एज है वो 3 टाइम्स है इसके सन्स के जो सम है उसकी एज के। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, यहाँ पर देखिए इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि हिज एज विल बी, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स। आफ्टर 5 ईयर्स, यहाँ पर देखिए आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स अब आदमी की एज कितनी होगी, मैंस एज विल बी x प्लस 5, और यहां पर क्या है, द सम ऑफ हिज सन्स एज विल बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस, यहां पर देखिए हर एक बच्चा 5 साल बढ़ेगा तो दोनों बच्चों की टोटल जो एज होगी वो 5 + 5 होना चाहिए। वो हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये y + 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y + 10। यही चीज़, ये जो पार्ट है ना, यही सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जब इसमें सम को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर y + 5 ले लेते हैं, बस y + 10 नहीं लेते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर जो स्टूडेंट्स इसमें क्या करेंगे, x + x, y और z 3 वेरिएबल लेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है, तो वो 3 वेरिएबल ले नहीं सकते हैं। जब वो 2 वेरिएबल लेते हैं तो उसमें दिक्कत ये रहती है कि यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 ऐड कर दिया तो इधर भी 5 ऐड कर देते हैं, जबकि इधर 2 लोगों की एज है एक साथ। तो जब 2 लोगों की एज एक साथ है तो 5 साल बाद क्या होगा, हर एक इंसान 5-5 साल बड़ा होगा, तो दोनों की जो एजेस का सम है वो तो 10 होगा ना, वो तो 10 इंक्रीज़ हो जाएगा कि एक बच्चे का 5 साल इंक्रीज़ हुआ, दूसरे का भी 5 साल इंक्रीज़ हो गया, तो दोनों का आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर 5 + 5 10 हो जाएगा। तो ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। और उसमें क्या कहा गया था, उसमें कहा गया था कि हिज एज विल बी ट्वाइस एज द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज सन्स। तो यहाँ पर इसकी एज जो होगी x + y, दिस शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y + 10। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप क्या करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। x + 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2y + 20, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर हम x की जो वैल्यू है इसमें रिप्लेस कर सकते हैं।
जैसे आप रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 3y, ये हो गया +5 इक्वल टू 2y प्लस कितना हो गया 20, 5 को उधर ले जाइए, 2y को उधर ले जाइए, तो यहाँ पर 3y माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 5 प्लस 20। अब आप देखिए यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 3y माइनस 2y कितना हो गया y, और ये कितना हो गया माइनस का 5 प्लस 20 कितना हो गया प्लस का 15, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो ये सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज सन्स है, ठीक है, लेकिन ये हमें एज नहीं निकालनी है, एक्चुअली में हमें सिर्फ x निकालना है। x होगा क्या, x है 3 टाइम्स ऑफ y, तो मतलब x इक्वल टू कितना हो गया 3 टाइम्स ऑफ 15 विच इज़ 45। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45 ईयर्स। ये है प्रेजेंट एज उस आदमी की, ठीक है। ये तरीका था कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी मेथड बता देता हूँ कि अगर आप दो अलग अलग वेरिएबल्स भी लेते हैं तो क्या इससे आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए 24 में लेट द एज ऑफ मैन इज इक्वल टू कितना हो गया x, फिर क्या करना है लेट द एज ऑफ हिज, यहाँ पर लिख लीजिए फर्स्ट सन, ठीक है, इज इक्वल टू y, और साथ में सेकेंड सन, बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही रहेंगी, लेट द एज ऑफ हिज सेकेंड सन इज इक्वल टू z, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये कि x की वैल्यू 3 टाइम्स होगी इन दोनों सन्स के एज के बराबर, मतलब सम के बराबर y प्लस z। द मैंस एज इज इक्वल टू थ्राइज द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज सन्स, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसके बाद क्या होगा, आफ्टर 5 ईयर्स आपको करना क्या है, यहाँ पर मैन की एज कितनी होगी, मैन की एज हो जाएगी x प्लस 5। अब उसके फर्स्ट सन की एज कितनी है, यहाँ पर ये हो जाएगा y प्लस 5। सेकेंड सन की एज कितनी है, ये हो जाएगा z प्लस 5, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर ये कितना हो गया, x प्लस 5 शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सम ऑफ एजेस, सम ऑफ फर्स्ट सन प्लस सेकेंड सन, ठीक है, एंड सेकेंड सन, इन दोनों की एजेस को ऐड करना है। तो आपका इसका मतलब ये हो गया कि 2 इंटू वाई प्लस 5 प्लस जेड प्लस 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया, x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू वाई प्लस जेड प्लस 5 कितना हो गया 10। अब ये आपके पास इक्वेशन आ गई और आपके पास एक ये इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन में आपको करना क्या है, y प्लस जेड को किसी और वेरिएबल से रिप्लेस कर दीजिए। मान लेते हैं यहाँ पर p वेरिएबल है, तो जैसे आप इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है ये ट्रांसफॉर्म होकर किस तरीके से बनकर आएगी, x इज इक्वल टू 3 इंटू पी, ठीक है। इसको आप थर्ड इक्वेशन लिख लीजिए। और ये वाली जो इक्वेशन है वो कैसे बनकर आएगी, x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ये पूरा एडिशन कितना हो गया p प्लस 10। अब आप देखिए ये इक्वेशन दोनों और ये जो पुरानी इक्वेशन थी दोनों सिमिलर हैं। इसमें x की वैल्यू 3p से रिप्लेस करिए, फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक्चुअली में p की वैल्यू 15 आ जाएगी, ठीक है। और 15 के बाद आपको करना क्या है, फिर x की वैल्यू आप निकालेंगे तो यहाँ पर 45 आ जाएगा। मैं डायरेक्टली आपको लिख के दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके देख लेना आप, ठीक है। और इसमें y और z की वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि वो पूछा ही नहीं गया है। और इसीलिए देखिए सन की एजेस नहीं पूछी गई हैं। अगर वो पूछता तो सम ऑफ द सन्स एज पूछता, इंडिविजुअल सन की एज पूछ ही नहीं सकता था, क्योंकि उसने ऐसा कोई डेटा दिया ही नहीं है, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, बस ये है कि इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग इसमें कुछ चीज़ें मिस कर देते हैं, लेकिन इसमें आप कोई भी चीज़ मिस नहीं करेंगे, इसलिए ये वाला पार्ट ज़्यादा बेटर है। बस आपको बस इस पार्ट का ध्यान रखना है कि जब जब 5 ईयर्स के बाद जो एजेस होंगी, जब आप बात कर रहे हैं कि 2 सन हैं तो मतलब ये है कि दोनों की 5 एज ऐड होगी, तो ये y प्लस 10 होना है। इतना आपको ध्यान रहना चाहिए, बाकी आपका क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। सो आई होप आपको ये लेक्चर पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 24 तक डिस्कस करेंगे। 25 में जो टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और साथ में यहाँ पर हमारे पास जो बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और साथ में टाइम एंड वर्क, ये सारा पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो ये लेक्चर यहीं तक था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो आई होप आपको ये लेक्चर पूरा क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।